Hello everyone, welcome to Exam Pathshala by Nancy Sharma. I hope you are all good and preparing confidently for your exams. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन ये दोनों ही टॉपिक कर चुके हैं. आई होप आपको ये टॉपिक दोनों ही समझ में आए हो और आसान लग रहे हो. आज का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एडजेक्टिव. थोड़ा सा मुश्किल लगता है. पहले ही हम अगर इस शब्द को सुन लें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है या थोड़ा सा डर सा निकलता है कि एडजेक्टिव्स कौन पढ़ेगा, बोरिंग सा टॉपिक है. बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा. आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को थोड़ा और आसान करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस टॉपिक से एक फ्रेंडशिप कर सकें. चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ. अब जहां हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं वहां पे एक और शब्द आता है दैट इज डिटर्मिनर्स. क्या ये शब्द आपने पहले सुना है? अगर सुना है तो क्या इन दोनों में डिफरेंस आपको पता है? चलिए आज की इस क्लास में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही देखेंगे. अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो क्या एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स दोनों ही सेम हैं या डिफरेंट हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग तो दोनों ही मतलब दोनों को अलग नहीं रखा गया है. डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स एक ही पार्ट में रखे गए हैं. मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिविजिबल है. क्यों डिविजिबल है, ऐसा क्या कारण रहा है कि इन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, ये भी समझेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से. इन दोनों का थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि ये दोनों क्या सेम मतलब एक ही पार्ट है. मतलब अगर हम कहें एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स क्या एक ही पार्ट बोल सकते हैं, क्या ये एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं, दोनों में डिफरेंसेस हैं. इन दोनों का यूज जो है वो अलग अलग है. रखे एक ही पार्ट में जाते हैं लेकिन इन दोनों का यूज अलग है. ठीक है, तो लिखेंगे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर की, ट्रेडिशनल ग्रामर में एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स को अलग नहीं किया गया है. क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनर्स जो है वो एडजेक्टिव का ही एक भाग है. एडजेक्टिव्स का ही एक भाग माना गया है, सॉरी या पार्ट माना गया. ठीक है, डिटर्मिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं ये भी सीखेंगे. ठीक है, चलिए इनका यूज कैसे किया जाता है. डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों ही किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं बट दे डू डिफरेंट जॉब्स. दैट मीन्स कि दोनों का काम अलग अलग है. आप किसी सेंटेंस में इनकी जो प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं कि आप इसको जैसे रखते हैं सेंटेंस में डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव्स, वो एक जैसे ही रखे जाते हैं, नाउन से पहले ही आएंगे लेकिन दोनों का काम अलग अलग है. लिखें determiners and adjectives
कैन बोथ कम बिफोर अ नाउन but do different jobs। मतलब दोनों का अलग अलग काम है। अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि डिटर्मिनर्स क्या हैं और एडजेक्टिव्स क्या हैं, दोनों में मतलब क्या ये एक ही पार्ट है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स का। हमने सीखा कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग एक ही माने गए हैं, या एक ही जो है भाग, एक दूसरे का भाग माना गया है, ठीक है। दूसरी तरफ डिटर्मिनर्स जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है। बट दे प्लेस बिफोर एनी नाउन बट दे डू डिफरेंट जॉब्स। दोनों का काम सेम है, मतलब रखा वैसे जाता है सेंटेंस में किसी नाउन से पहले, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। अब ये क्या काम अलग है, ये दोनों के मतलब दोनों ही हम अब आगे सीखते हैं। तो चलिए, एक तरफ हम लिखेंगे डिटर्मिनर्स और एक तरफ लिखेंगे एडजेक्टिव्स, साथ साथ में इसको सीखते चलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरऑल एडजेक्टिव क्या है या डिटर्मिनर्स क्या है, इसको सीखने से पहले थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, जो हम ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं, क्योंकि इनका रिलेशन उन दोनों से जरूर है। तो अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस टॉपिक की, दैट इज नाउन, और एक हमने पढ़ रखा है दैट इज प्रोनाउन, तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि नाउन क्या होते हैं। नाउन होते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दे आर कॉल्ड नाउन। वहीं पे प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज किए जाते हैं। तो इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ noun, they are called pronoun। word used in place of noun, they are called pronoun। और नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम, ठीक है, इसको कहेंगे नाउन। जबकि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को ही रिप्लेस करके उसकी जगह पे यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। यहां तक तो हमने सीख लिया। क्या इनकी जो आगे की रूल्स हैं वो सारे हम सीख चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अब हम ये सीख रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों का यूज हम सेंटेंस फॉर्मेशन में देखें तो कहां पे किया जाता है। या तो आप इनका यूज सब्जेक्ट की जगह पे करते हैं, या फिर इनका यूज आप ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं। या तो ये कर्ता की तरह बिहेव करते हैं, या फिर ये सेंटेंस में कर्म की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन या तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, या फिर इनका यूज आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं वापस अपने उसी टॉपिक पे जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं वो साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वह राम है, वह सीता है, या वह लड़की है, वो तो क्लियर है कि वो लड़की है, लड़की नाउन में है, ठीक है। वह जो है शी इज अ गर्ल, तो शी जो है वहां पे प्रोनाउन है, और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन है। लेकिन मैंने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो लड़की तो है लेकिन बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है, लड़की, नाउन। जब हम किसी ऐसे शब्द को नाउन से पहले लगा देते हैं और वो शब्द उसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके गुण या दोष को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। उनको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव्स। ये बताना इसलिए जरूरी था ताकि आगे चल के आप जब कॉन्सेप्ट, अगर हम डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं तो आपको पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि एडजेक्टिव है क्या।
एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके गुण, दोष, रंग, रूप इसको व्यक्त करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के बीच में। Determiners introduces a noun ये किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है एंड टेल्स यू थिंग्स लाइक विच वन, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, एंड tells you things like how many, which one, whose, how many, etc. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या इसको और थोड़ा आसान भाषा में देखें तो अगर इसको ऐसे कहा जाए कि वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को आइडेंटिफाई करता है या किसी नाउन को लिमिट करता है। लिखें इसमें, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई और लिमिट अ नाउन। लिमिट अ नाउन, लिमिट मतलब किसी नाउन की लिमिट बताना। दैट मीन्स कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक कुत्ता है ना, दिस इज अ डॉग, एक ही है ना, एक ही बता रहे हैं तो उससे पहले हम ए का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स डिटर्मिनर्स, ऐसा शब्द जो किसी नाउन को लिमिट करता है या उसको स्पेसिफाई करता है या उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वो शब्द जो किसी नाउन को आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है या उसको लिमिट करता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा द बुक, द बुक कोई स्पेसिफिक बुक है। बुक से पहले ये हमारे पास कोई नाउन आ रहा है और नाउन से पहले हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल द। अब आप कहेंगे कि भाई आर्टिकल और डिटर्मिनर्स क्या सेम है, ये हम आगे भी सीखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये वो शब्द हैं, ये आर्टिकल में ही आता है, द, ए, एन, ये आर्टिकल्स ही हैं। लेकिन जब वो आर्टिकल किसी नाउन को लिमिट करता है, मैंने कहा द बुक, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक बुक। ठीक है, कोई भी बुक है लेकिन वो एक स्पेसिफिक है, वो उस बुक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। निश्चित किताब है, कोई किताब है जिस जो निश्चितता बता रही है अपनी, है ना, जो डेफिनेट फॉर्म में है, तो इसीलिए उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं जो डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है, उसमें आपके आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, बस उनका काम ये होता है वो किसी नाउन को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे या उनको स्पेसिफाई करेंगे। That's why they are called determiners। जब वो नाउन के बारे में क्या बताते हैं कि वो कितना है, which one, कौन सा है वो नाउन, whose, पर्सन कौन सा है, how many, वो कितना है, ठीक है, या how much बताता है, how many बताता है, which one बताता है या whose बताता है, उसी वर्ड को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मतलब है किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो नाउन को आइडेंटिफाई करना, नाउन को स्पेसिफाई करना या नाउन को लिमिट करना, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं, मैं और एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर हमने यहां पे लिख लिया अ कैट, तो एक बिल्ली की ही बात हो रही है। बिल्ली कितनी है? एक।
जब हम किसी नाउन से पहले ए लगा देते हैं, आर्टिकल ए, दैट मीन्स वो इंडेफिनिट है लेकिन संख्या में एक बता रहा है। ठीक है, अ कैट। मैंने लिखा दिस हाउस, यह घर, घर कोई भी हो सकता है लेकिन मैंने स्पेसिफिकली एक घर बताया कि ये वाला घर, मैं उसकी तरफ क्या कर रही हूं, मतलब मैं इंडिकेट कर रही हूं कि ये वाला घर है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं ना कौन सा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, कौन से प्रोनाउन में आता है, बताओ जल्दी से भाई। आप कमेंट्स में जरूर लिखा करो। जब हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, माना कि ये रिकॉर्डेड है, जब हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं तो आप कम से कम कोशिश किया करो कि अगर मैं 2 मिनट का या 10 सेकेंड का बीच में गैप ले रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, अगर आप सीरियसली क्लास लगवा रहे हो तो। ठीक है, आप ये सोच लो कि सामने हमारे लेक्चर चल ही रहा है तो हम साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप सीरियसली वो लेक्चर लगवा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दिस हाउस हमने लिखा, दिस हम ऑलरेडी पहले एक प्रोनाउन फॉर्म में पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रोनाउन है बताओ जरा, लिखो जल्दी से। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी वस्तु की तरफ इंडिकेट करते हैं, ऐसे प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारा हमने डिटेलिंग में पढ़ रखा है, इनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, द बुक, अ कैट, दिस हाउस, स्पेसिफिक हाउस की बात हो रही है। यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये वाला घर, अब 5 घर में से मैंने सिर्फ एक घर की बात की है कि ये वाला घर, दिस हाउस, दैट मीन्स कि हम उस कंडीशन में उस नाउन को क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वाला घर है। जब आप किसी सेंटेंस में बोल रहे हैं दिस हाउस, दैट मीन्स कि आप उस हाउस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जो शब्द किसी नाउन को आइडेंटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने 5 घरों में से कहा कि ये वाला घर, दिस हाउस, तो दिस हाउस मतलब मैं उन 5 में से किसी एक को आइडेंटिफाई कर रही हूं कि ये वाला घर है। दैट मीन्स कि अब ये प्रोनाउन जो है वो क्या काम कर रहा है, साथ में डिटर्मिनर्स का भी काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जब वो किसी नाउन को लिमिट करे, उसको स्पेसिफाई करे या उसको आइडेंटिफाई करने का काम करे, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। राइट, दूसरी तरफ बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, and adjectives qualify ये क्वालिफाई नहीं लिखे, डिस्क्राइब द क्वालिटीज। हाँ, एंड एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स qualities, describes the qualities or characteristics of a noun or of a noun, या इसको थोड़ा और आसान भाषा में लिखें, इट इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड दैट qualify any noun और pronoun। ये अभी तक हम सीख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्यों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो सके। कल को आप कभी भी इसको रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो कि एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या वो सेम एक ही पार्ट में माने गए हैं, क्या वो एक ही जैसे हैं, या उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर डिफरेंसेस हैं तो वो क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है कि एक पूरा वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस है, उसमें अलग अलग शब्द का क्या अर्थ होता है और वो कैसे एक वाक्य को बनाता है, ये दिस इज पार्ट ऑफ स्पीच।
जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी एक लैंग्वेज को यूज करते हैं तो वो ऐसे नहीं होता कि मैंने आगे पीछे शब्द यूज कर लिए और वो एक लैंग्वेज बन गई। लैंग्वेज डिसिप्लिन मांगती है, लैंग्वेज हमेशा डिसिप्लिन में होती है, और चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जब भी आप उसको पढ़ेंगे लैंग्वेज टॉपिक हमेशा डिसिप्लिन ही मांगता है, क्योंकि वो खुद डिसिप्लिन में भाई। जब सेंटेंस फॉर्मेशन होती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब्जेक्ट लास्ट में चला गया या बीच में चला गया, जहां पे सब्जेक्ट होगा वो वहीं पे रहेगा। डिटर्मिनर्स पहले आएंगे नाउन से तो वो पहले ही आएंगे, एडजेक्टिव पहले या बाद में यूज होगा तो आगे पीछे यूज हो सकता है। प्रनाउन नाउन की जगह पे रिप्लेस होंगे तो वो वहीं पे रिप्लेस होंगे, ठीक है। नाउन और प्रनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये होते पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें कई बार जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हमें वही पता नहीं होता कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इंग्लिश में चाहे हिंदी में। हमें पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। इनको आसान बनाओ ना अपने दिमाग में, क्यों इतना बड़ा अपने दिमाग में हवा बना के फिरते हो कि भाई इंग्लिश है हमसे होगी नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमारे अराउंड ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है जहां पे हम अगर अपनी एक कोई बाहर की लैंग्वेज को इंटरफेयर करते हैं या अपनी बाहर की लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके अराउंड वैसा माहौल भी होना चाहिए। आप जितना लैंग्वेज को बोलेंगे किसी के साथ उतनी ही आप उसमें स्किल्ड होते जाएंगे। अब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होगी, हमारी जो मदर टंग होगी, हम उसमें ज्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है। आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी बोलने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, आपको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप हिंदी समझ भी जाते हैं अच्छे से, आपको बोलने में भी दिक्कत नहीं होती, आप कॉन्फिडेंटली बोल भी लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेजिटेशन भी क्रिएट करती है कि हम कैसे बोल पाएंगे, क्या हम सेंटेंस फॉर्मेशन सही बोल पाएंगे, क्या ग्रामर सही बन रहा है, हमारा जो ग्रामर फॉर्मेशन है क्या वो सही है। पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम उस चीज को करेक्ट कैसे बोल पाएंगे। तो पहले हमको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपने दिमाग में ये चीजें खत्म करनी है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है। आसान बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूटी छोड़ देंगे लेक्चर्स की तो वो उतना ही मुश्किल बनता जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं स्पेशली फॉर एचपी पुलिस एग्जाम, कि हमारे एचपी पुलिस का एग्जाम है तो हमें जो टॉपिक्स हैं वो क्लियरली सारे करवा दिए जाएं। डोंट वरी, क्लास जो आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो भी प्रेपरेशन कर रहा है उसके लिए कुछ बच्चों ने बीच में ऐसे भी कहा कि आपने मतलब जो है पढ़ाना क्यों छोड़ दिया, आप जो है यहाँ यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसे भी बीच में बोल रहे हैं। अरे भाई, जिसने पढ़ना है, जिसको जरूरत है वो यहाँ भी पढ़ेगा, और जिसको जरूरत नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा वो कहीं भी नहीं पढ़ेगा। जिसको जरूरत है ना, जिसको नौकरी की जरूरत है, जिसको पता है कि मुझे ये ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी, इसके बाद जो है मुझे और चांस मिले ना मिले, है ना, जिसको मेहनत करनी है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके मेहनत कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें तो थोड़ा और आसान है। इसमें आसानी ये है कि आप जब मर्जी लेक्चर लगवा सकते हैं। आप कहीं पे बस में बैठे हैं, बस में फ्री टाइम है आपका, आप कुछ और मत चलाओ ना, सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं? आपको पता है आपका एग्जाम आने वाला है, आप इन चीजों को छोड़ दो, आप लेक्चर को लगवा लो, कहाँ दिक्कत है ना। दिक्कत तो सिर्फ हमारी अपनी विल पावर में है कि अगर हम चाहें तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरे पास सीखो, सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रही हूं कि अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी पहली है या लास्ट है, पहली भी है तो भी उसको लास्ट मान के चलो, और जिनके पास लास्ट है वो तो लास्ट मान के चलेंगे ही, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको कवर करने के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, उसको ग्रैब करना सीखो, पढ़ना सीखो, लर्न करना सीखो, ठीक है। तो ये नहीं सिर्फ एक्सक्यूजेस, आप तो पेपर से पहले एक्सक्यूजेस देना बैठ गए कि भाई आप कहाँ आ गए, ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे चूज कर लिया आपने, आप यूट्यूब पे पढ़ाने शुरू कर दिया आपने। अरे कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। टीचिंग क्या है, इट इज ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
ठीक है। तो लर्निंग कहीं से भी हो सकती है आपकी, मैं भी आपसे सीख रही हूँ और आप मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके इट इज अ म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो चलिए, है ना, ऐसे ही लर्निंग को थोड़ा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि डिटर्मिनर्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं। थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं, इन दोनों में और डिफरेंसेस क्या आते हैं ये भी सीखते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे, तो इट इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा रेड कार। कार तो है लेकिन कौन से कलर में है, लाल रंग की। कार तो किसी भी रंग की हो सकती है, काले रंग की हो सकती है, सफेद रंग की हो सकती है, लाल रंग की हो सकती है, हरे रंग की हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने उसको उसकी क्वालिटी बताई कि हमारे पास जो कार है वो कैसी है, लाल रंग की है, रेड कलर की है। तो वो उस कार की क्या हुई, क्वालिटी, किसी नाउन की क्वालिटी। जब ऐसा शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी को बताए, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और वो शब्द जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करे, आइडेंटिफाई करे या उसको लिमिट करे, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स, राइट। आपका कोई भी स्टेट एग्जाम है, चाहे कोई भी सेंटर एग्जाम है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चेंज नहीं होते हैं, बेसिक ग्रामर वही रहता है लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। तो ये सोच के नहीं चलना कि हमारा स्टेट एग्जाम है तो हम पढ़ें या नहीं पढ़ें इस लेक्चर्स को, इन लेक्चर्स को, या फिर हमारा सेंटर का एग्जाम है तो हम इन लेक्चर्स को पढ़ें या नहीं पढ़ें। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। एडवांस की तरफ आप तभी जा सकते हैं जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तभी जा पाओगे ना। पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो आप एडवांस की तरफ सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ओके, डिटर्मिनर्स की फॉर्म में या रूप में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स भी लगा दो तो भी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इनमें कोई सुफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। आप ऐसे भी लिख लें, इनमें कोई सुफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर चेंज नहीं किया जा सकता। समझेंगे आप इसको, ऐसी बात नहीं, मुश्किल लग रहा है आपको, मुझे पता है, ये सुन के भी कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं हम एग्जाम्पल में समझेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनर्स की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, इनमें कोई सुफिक्स या प्रीफिक्स आप जोड़ भी दें तो भी इनमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि इनके साथ आप कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा वेरी द, वेरी अ, वेरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा लो, क्या ये सही होगा? ये तो गलत होगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई किसी भी डिटर्मिनर से पहले आप वेरी को यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय वेरी, ठीक है। आप वेरी से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिटर्मिनर्स के। जैसे एग्जाम्पल में है हमारे पास ए, एन, द, ऑल, मच, फ्यू, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहे हैं ना, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन की। मच, होल,
सेवरल, एक्सेट्रा। आगे और एग्जाम्पल आएंगे, हम उसमें भी सीख लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें एडजेक्टिव्स की, तो क्या एडजेक्टिव्स को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, एडजेक्टिव्स की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। लिखें, एडजेक्टिव्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इनमें सुफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर चेंज लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ब्लैक, काला, तो ये काला कुछ भी हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, कुछ भी वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है। तो काला जो है वो किसी के गुण या दोष को बता रहा है, गुणों को बता रहा है ना। ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव में काउंट किया जाएगा। कलर है ना, कलर भी आपका एडजेक्टिव्स में ही आते हैं। अब ब्लैक के साथ अगर मैं इसको चेंज करूं, मतलब आप क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको ब्लैकिश लिख सकती हूँ? ब्लैकिश बिल्कुल लिखा जा सकता है, ब्लैक को ब्लैकिश लिखा जा सकता है। या फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्लैकनेस? बिल्कुल, ये भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एडजेक्टिव्स में परिवर्तन होता है, लेकिन डिटर्मिनर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, है ना। क्या इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसको गुडनेस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही फास्ट का फास्टर बन सकता है, फास्टेस्ट बन सकता है। तो ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो चेंजेबल हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुफिक्स और प्रीफिक्स। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनर्स you cannot change determiners with the help of any suffix or prefix. We can change adjectives with the help of any suffix or prefix, but determiners are, या बोलें determiners cannot be changed with the help of any suffix or prefix. क्लियर है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखना है। ये बेसिक है, बेसिक से बेसिक हर चीज आपको इस लेक्चर्स में जरूर मिलेगी, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जितना आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। कोई भी आपका दोस्त अगर तैयारी कर रहा है स्टेट एग्जाम की, चाहे वो सेंटर एग्जाम की कर रहा है, अब किसी भी स्टेट में इंग्लिश तो सेम ही रहेगी। मैं कहूं कि पंजाब की इंग्लिश कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड की इंग्लिश कुछ और है, ऐसा नहीं है। हिमाचल की इंग्लिश कुछ और है, ऐसा नहीं है। सबके ग्रामर सेम ही है भाई, ठीक है। बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको कोई चीज आसान तरीके से मिल रही है तो उसको जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं। भाई बीच बीच में प्रमोशन भी करनी पड़ती है ना अपनी, क्या करें। नहीं तो आप तो कहाँ कर रहे हैं, आप तो करते ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, देखते हैं। डिटर्मिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है,
नाउन को लिमिट करेगा तो भाई नाउन से पहले ही तो यूज करना है। दिस हाउस, अ कैट, द बुक, नाउन से पहले ही यूज हो रहे हैं। ये वो शब्द हैं जो क्या बताते हैं कि वो नाउन कितना है, कौन है, कैसा है, वो क्या काम कर रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन को आइडेंटिफाई करे, स्पेसिफाई करे या उनको लिमिट करे कि भाई यही यही घर, इसके अलावा कोई और नहीं, यही वाला घर जिसको मैंने आइडेंटिफाई करा है ये वही घर है, इसके अलावा 4-5 जो घर नजदीक हैं वो वाले नहीं, सिर्फ मैं इस घर की बात कर रहा हूं। दिस हाउस, दैट मीन्स दिस का मतलब कि वो उसको सिर्फ लिमिट कर रहा है, आइडेंटिफाई तो कर रहा है, साथ में लिमिट भी कर रहा है। दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ठीक है, चलो दूसरी तरफ एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन से पहले भी हो सकता है, नाउन के बाद भी हो सकता है। इसका काम सिर्फ ये है कि ये किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता को ही बताएगा कि वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, ये बताएगा। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन से पहले या बाद में भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थियोरी सेक्शन पढ़नी है, साथ में आपने एग्जाम्पल्स भी करने हैं। अगर आप इस लेक्चर को पूरा ढंग से लगवा रहे हैं, रात को बैठ के पढ़ा करो। मेरी तरफ से तो ये सलाह है कि रात को आप इस लेक्चर को जरूर देखा करो। जो भी लेक्चर हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे की जो भी क्लासेस होंगी उनको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड वे से पढ़ना है, तो रात को पढ़ लिया करो। ठीक है, जब कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आपको ये नहीं बोल रहा। और ध्यान रहे कि जब भी आप पढ़ें तो अपनी नोटिफिकेशन जो है ना उनको भी बंद कर दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो होता है ना एक डिस्ट्रैक्शन होता है हमारी लाइफ में। चाहे कोई है नहीं, चाहे कोई है भी, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर सिंपल सी नोटिफिकेशन भी आ गई ना, आपका ध्यान किधर जाएगा? नोटिफिकेशन पे। पता नहीं भाई मेरे से कौन बात कर रहा है, छोड़ दो इन चीजों को। कोई साथ नहीं देता है, कोई अपना नहीं है जब तक आप कामयाब नहीं है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हैं, जो अभी आपके साथ हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ। अगर अभी समझ लोगे तो अच्छी बात है, लेट समझेंगे तो धक्के खा के समझेंगे, फायदा उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। The book is on the table. A boy is playing. My pen is new. These flowers are beautiful. These flowers are beautiful. He is a good boy. The bag is big. The bag is big. This is an interesting story. फुल स्टॉप। ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सेंटेंस में डिटर्मिनर्स है और कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेंटेंस के साथ।
द बुक इज ऑन द टेबल। हियर नाउन इज बुक। बुक हमारे पास कौन सी किताब, यह किताब है ना, ये एक किताब जो है, कोई भी एक स्पेसिफिक बुक जो है ना, ये कोई एक स्पेसिफिक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो जो बुक है उसको कौन लिमिट कर रहा है, द। तो यहाँ पे द जो है वो क्या काम कर रहा है, किसी भी किताब को आइडेंटिफाई कर रहा है या उसको लिमिट कर रहा है। हियर द इज डिटर्मिनर्स, राइट। चलो नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, अ बॉय इज प्लेइंग। अ बॉय, अ बॉय दैट मीन्स एक लड़का खेल रहा है। कितने लड़के, एक लड़का। जब किसी नाउन से पहले अ लग जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म को दर्शाता है ना। अ बॉय, एक लड़का, दैट मीन्स कि वो लड़के को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। हियर ए इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनर्स, ठीक है, ये यहाँ पे डिटर्मिनर का ही काम कर रहा है। चलो तीसरे वाक्य पे आते हैं, माई पेन इज न्यू। पेन इज न्यू, लेकिन किसका, मेरा पेन नया है। मेरा पेन नया है, दैट मीन्स कि पेन जो है वो मेरा है, लिमिट है मेरे तक उसकी, किसी और का नहीं है, वो मेरा ही है, ठीक है, लिमिट कर रहा है पेन को। हेयर माई इज ऑल्सो यूज्ड एज डिटर्मिनर्स। चलो नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। कौन से फ्लावर, ये वाले फूल ही सुंदर हैं, ये वाले फूल सुंदर हैं और कोई नहीं, ये वाले फूल सुंदर लगे उसको, है ना। तो जो फ्लावर्स हैं उसको लिमिट कौन कर रहा है, दीज। दीज यहाँ पे नाउन को, ये हमारे पास नाउन आ रहे हैं, फ्लावर हो गया, पेन हो गया, बॉय हो गया, फिर हमारे पास बुक हो गई, ये तीनों चारों क्या है हमारे पास, नाउन। इन नाउन को लिमिट कौन कर रहा है सेंटेंस में, बुक को लिमिट कर रहा है द, बॉय को लिमिट कर रहा है ए, पेन को लिमिट कर रहा है माई, फ्लावर्स को लिमिट कर रहा है दीज। तो हियर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, राइट। दूसरे सेंटेंसेस पे आते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ए तो लगा है, लेकिन ए के जस्ट बाद हमारे पास कोई नाउन नहीं है। जब ए के जस्ट बाद नाउन होता है तो ए जो है वो डिटर्मिनर ही है, यहां पे भी ये डिटर्मिनर है, लेकिन आगे क्या आ रहा है हमारे पास, एडजेक्टिव। दैट मीन्स कि डिटर्मिनर का यूज आप नाउन के साथ भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं। ये भी हम आगे सीखेंगे कि नाउन अगर जैसे सेंटेंस में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आ जाएं तो आप पहले किसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो सीखते हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे वो एक लड़का है, लेकिन कैसा है, अच्छा लड़का है। अच्छा कौन है, लड़का अच्छा है। कौन अच्छा है, नाउन अच्छा है, वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। जो शब्द नाउन की क्वालिटी को बताए, वो अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वो क्या हुआ, उसका एडजेक्टिव। तो बहुत जो है वो एडवर्ब में आ जाता है। ठीक है, वो तो फिर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। चलिए आगे, द बैग इज बिग। हमने कहा कि नाउन जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है। तो पहले वाक्य में हमने देखा कि नाउन के बाद, सॉरी, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, ऐसे ही है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है, द बैग, ये डिटर्मिनर हुआ, द बैग एक स्पेसिफिक बैग, ये नाउन हुआ हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो बैग कैसा है, बड़ा है, बिग है। ठीक है, बिग जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, बैग को। तो दैट मीन्स बिग यहां पे क्या हुआ, दिस इज एडजेक्टिव। क्या हम बिग को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इससे पहले कुछ और जोड़ दें तो वेरी बिग, क्या हम एडजेक्टिव के साथ वेरी लगा सकते हैं, बिल्कुल। एडवर्ब की फॉर्म में आप इनका यूज कर सकते हैं। दिस द बैग इज वेरी बिग, वेरी भी यूज कर सकते हैं। और अभी चलो हम साथ साथ में ही इसको सीख रहे हैं, वेरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स के साथ कभी भी वेरी का यूज नहीं होता है। ठीक है, द बैग इज बिग, इसको एक बार फिर से सीखो सेंटेंस को। यहां पे मैंने कहा ये नाउन है, नाउन से पहले द लगा है, द जो है वो नाउन को लिमिट कर रहा है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, द बैग। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये डिटर्मिनर हुआ,
किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? नाउन को। लेकिन वही बैग जो है वो कैसा है? बिग है, विशाल है, बड़ा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बिग जो है वो बैग को क्वालिफाई कर रहा है। जो उसको लिमिट कर रहा है वो डिटर्मिनर हुआ, जो उसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, वो उसका एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। लास्ट सेंटेंस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहां पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ हमारे पास? दिस इज एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग क्या है? स्टोरी इंटरेस्टिंग है, नाउन। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करे उसको कहेंगे एडजेक्टिव्स, और जो शब्द नाउन को लिमिट करे, आइडेंटिफाई करे, स्पेसिफाई करे, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम सीखेंगे कि अगर सेंटेंस में डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स एक साथ आ जाएं तो आप इनका यूज कैसे करेंगे? आप इनको अरेंज कैसे करेंगे? क्या डिटर्मिनर पहले आएगा या एडजेक्टिव पहले आएगा? ये सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सेंटेंस में और सेंटेंस में डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स दोनों का प्रयोग हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा डिटर्मिनर, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, ठीक है। इसको आगे सीखने के लिए एक और मैं चीज बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉमनली डिटर्मिनर्स ही एनालाइज किए जाते हैं, तो वो आप बस याद रख लो। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं सम वर्ड्स commonly analyzed as determiners। उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे many, few, several, much। ये क्वांटिटी को ही तो बता रहे हैं। ठीक है, मच, सम, एक्सेट्रा, ठीक है। एक बार लास्ट में मैं इंट्रोडक्शन को समाप्त कर रही हूं। जो एडजेक्टिव्स हैं ये बताते हैं कि व्हाट काइंड इज इट, कि जो भी नाउन है वो किस तरह का है। व्हाट मतलब ये किसका आंसर देते हैं? ये आंसर देते हैं कि जो भी नाउन आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो उसके गुण कैसे हैं। व्हाट काइंड या टाइप इज इट। वहीं पे डिटर्मिनर्स की बात करें, डिटर्मिनर्स आंसर देते हैं किस चीज का? विच वन, इट आंसर्स विच वन, या फिर whose, which one, whose, how many, how much, how many or how much, these are called determiners। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से।
फिर आपको ये फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगी। वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा, माई 3 ब्यूटिफुल सिस्टर्स। अब आप इस वाक्य में मुझे ये बताएंगे कि इसमें नाउन क्या है। जल्दी से कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। अगर आप क्लास लगवा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट पे पहुंच के आपने कमेंट जरूर करना है कि यहाँ पे इस वाक्य में नाउन क्या है। जल्दी करें। इस वाक्य में नाउन है सिस्टर्स, नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? कौन क्वालिफाई कर रहा है? मैंने कहा माई 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें, सुंदर बहनें। कितनी सुंदर बहनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई जो है वो भी लिमिट कर रहा है कि बहनें किसकी हैं? मेरी बहनें, किसी और की नहीं, मेरी बहनें। ठीक है, तो यहाँ पे माई क्या काम कर रहा है? डिटर्मिनर का। दिस इज ऑल्सो अ डिटर्मिनर। ठीक है, कितनी बहनें? 3 बहनें। तो जब वो नंबर बता रहा है तो वो उसको तभी नाउन को वो लिमिट ही कर रहा है। कितनी? 3। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, 3 बहनें। तो ये भी क्या हुआ यहाँ पे? डिटर्मिनर। एक वाक्य में आप 2 डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, माई 3, आगे ब्यूटीफुल सिस्टर्स। अब ब्यूटीफुल बता रहा है व्हाट काइंड इज इट। जो भी नाउन आप यूज कर रहे हैं वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, तो वो बहुत सुंदर है ना। यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव बना। जब कोई शब्द किसी नाउन के गुण या दोष को व्यक्त करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और जो शब्द किसी नाउन या प्रनाउन को लिमिट करता है, ठीक है, वो कितना है? 3 है, वो मेरा ही है, वो लिमिट ही तो कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। किसकी बहनें? मेरी बहनें। कितनी बहनें? 3 बहनें। आइडेंटिफाई भी कर रहा है, साथ में लिमिट भी कर रहा है, स्पेसिफिक भी बता रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हुए हमारे पास? डिटर्मिनर्स। ठीक है, और जो शब्द उसी नाउन को क्वालिफाई करे, उसके गुण या दोष को बताए, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। क्लियर हुआ? और अगर वाक्य में ये दोनों ही एक साथ आते हैं तो पहले डिटर्मिनर यूज होगा और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव यूज होगा, राइट। और लास्ट में नाउन, मतलब नाउन से पहले डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, ये बाद में नहीं होगा। हाँ, एडजेक्टिव आपका बाद में जा सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जब इकट्ठे आते हैं तो आप ये स्ट्रक्चर में इसको लिखेंगे, पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आज की क्लास में हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, टाइप्स को। टाइप्स में लिखवा देती हूं, बाकी इनको डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, लिखें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन लिखें प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, थर्ड वन इज adjective of quantity, fourth one is adjective of number, fifth one is demonstrative adjective, sixth one is distributive adjective, seventh one is interrogative, adjective, and the last one is that is possessive adjective, possessive adjectives.
दीज आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आसान लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको और आसान करने की, आपको उस वे में समझाने की जिसमें आप समझ पाए, उस चीज को अपने दिमाग में बैठा पाए, आपको लेक्चर जो है आगे का मुश्किल ना लगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, कितने आप अपने सक्सेस के प्रति, अपने अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने गोल के प्रति कितने डिसिप्लिन हैं, कितने आप मेहनती हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी तरफ से जो कोशिश है वो पूरी रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर किए जाएं। आज की क्लास में इतना काफी है। कोशिश करें इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, कंसिस्टेंट वे से पढ़ें, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चले जाएंगे। जब चींटी एक पहाड़ चढ़ती है ना, किसी रास्ते को पार करना हो तो उसको रेगुलर करना चाहिए। आप अगर एक दिन भी रुक गए ना तो वो पहाड़ आपके लिए बहुत बड़ा बनता जाएगा, आप उसको चढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही सिलेबस होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूंगा, आज नहीं करूंगा कल कर लूंगा, तो जो कल के ऊपर आप जब ये चीजें छोड़ रहे हैं ना तो सिलेबस डे बाय डे पहाड़ की तरह बढ़ता चला जाता है। और जब सिलेबस पहाड़ की तरह बढ़ता जाता है तो लास्ट में आपको उस पहाड़ को देख के डर लगता है, आप और कुछ नहीं कर पाते। फिर लास्ट में आप सिर्फ एक एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास काश थोड़ा सा और टाइम होता, काश हम जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते, काश हमारे पास 15 दिन और होते तो हम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते। तो वो काश अगर आपने आगे जाके बोलना है तो उस काश को आज ही खत्म कर लो ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। जय हिंद।